Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 9th क्लास की जो नई बुक है कावेरी, उसके पहले चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड. यह आपके लिए एक नई बुक है जो कि एनसीईआरटी ने इस वर्ष से स्टार्ट की है. आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने में समझने की कोशिश होगी, ताकि आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके. और आज की इस क्लास में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं. सबसे पहले हम वे क्वेश्चन लेंगे जो कि चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं, शुरू में पूछे गए हैं और चैप्टर के लास्ट में आपसे पूछे गए हैं. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन जिसमें है कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब, जिसमें टाइटल दिया गया है रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड, यानी कि जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है और आप उसको देख करके कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि आप उसका जवाब कैसे देते हैं. तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, यानी कि लिखना व पढ़ना सीखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्यों ज़रूरी है, ये आपसे पूछा गया है. तो यहाँ पर आपके जो बुक है उसमें 4 बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें आपको अपने अपने जो विचार हैं प्रस्तुत करने हैं. तो अगर हम इनके विचारों के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपके लिए कुछ विचार लिखे गए हैं. आप इनके अलावा भी कोई अन्य विचार सोच सकते हैं. तो आइए हम शुरू करते हैं. तो जो इसका पहला बॉक्स है उसमें हम देखते हैं इसमें आपके लिए क्या लिखा गया है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसमें बात बताई गई है टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र बनने के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से आज़ाद बनने के लिए, कि अगर हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम किसी न किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं कि वो हमें पढ़ करके सुनाएगा. लाइक अव्वा, यानी कि जो इस कहानी में जो दादी है जिसको अव्वा कह करके पुकारा करते, जो कि इस चैप्टर की जो नरेटर है जिसको अव्वा कह करके पुकारती है, उसकी तरह टू बी इंडिपेंडेंट लाइक अव्वा इन द स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी में अव्वा की तरह आज़ाद बनने के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है. विद द नॉलेज ऑफ रीडिंग, यानी कि पढ़ने की जो नॉलेज है उस नॉलेज के साथ, एंड राइटिंग और लिखने की नॉलेज के साथ, नो पर्सन हैज़ टू बी डिपेंड ऑन अदर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है. इसके बारे में जो दूसरे विचार है वो ये है कि पढ़ना लिखना इसलिए ज़रूरी है. इसमें एक विचार आपके सामने लिखा है कि बाय रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि पढ़ के और लिख के, वन हैज़ अपॉर्चुनिटी टू गेट एंड गेन एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रीज अराउंड अस, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को पढ़ना और लिखना आता है तो उसके पास ये मौके होते हैं, ये अवसर होते हैं कि वो रोज़गार को प्राप्त कर सके, रोज़गार को बढ़ा सके, वृद्धि कर सके अपने आसपास. इसके अलावा इसमें 2 विचार और हैं जिसमें आपको बताया गया है कि रीडिंग एंड राइटिंग मेक अस कॉन्फिडेंट, यानी कि जो पढ़ना जो लिखना है वो हमें आत्मविश्वासी बनाता है, यानी कि हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है इन सबको सीखने से. एंड नॉलेजेबल पर्सन्स, और हमें एक ज्ञानी व्यक्ति बनाता है टू नो आवर सोसाइटी, अपने समाज को जानने के लिए. एंड अदर थिंग्स लॉजिकल, यानी कि अन्य जो बातें हैं तर्कशील तरीके से उसको समझने में हमें योग्य बनाता है. आगे यहाँ पर कुछ विचार और भी हैं जो कि बॉक्स नंबर 4 में दिए गए हैं, जिसमें लिखा है कि दीज बोथ पॉइंट्स, यानी कि जो ये दोनों बिंदु हैं, लिखना व पढ़ना, दोनों जो बातें हैं, मेक अस रेज और वॉइस अगेंस्ट एनी रॉन्ग, कि अगर हमारे सामने कुछ गलत होता है यानी कुछ रॉन्ग होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, यानी कि पढ़ने लिखने से हम आवाज़ उठाने के काबिल बन जाते हैं. इफ़ वी सी एनी वेयर, कि अगर हम कहीं भी कुछ गलत होते देखते हैं, एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन, और उसका हम समाधान भी निकाल सकते हैं अगर हम पढ़े लिखे हैं तो जो ये सारी बातें हैं इसमें बताया गया है कि जो ये सारी बातें हैं इसमें आपको बताया गया है कि इसीलिए पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है. तो इसके बाद हम देखते हैं आपसे और क्या पूछा गया है. इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में दिया गया. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, और जो उसके जवाब हैं आप अपने जो क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, और अपने अध्यापकों के साथ आप शेयर करेंगे, यानी उनके साथ साझा करेंगे, उनके साथ बांटेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर रिलेटिव स्पीक, यानी कि कौन कौन सी भाषाएं या फिर भाषा आपके दादा दादी या फिर बड़ी उम्र के जो रिश्तेदार हैं वो बोलते हैं. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, और एल्डरली रिलेटिव्स, यानी कि और जो बाकी बड़ी उम्र के जो रिश्तेदार होते हैं, स्पीक हिंदी एंड हरियाणवी, वे हिंदी और हरियाणवी भाषा को बोलते हैं. आप इसमें कोई अन्य भाषा का भी जिक्र कर सकते हैं.
हरियाणवी इज़ देयर मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, और जो हरियाणवी है वो उनके लिए बहुत ही आम भाषा है। इन विच, जिसमें दे ऑलवेज फील कंफर्टेबल टू टॉक, जिसमें वो हमेशा कंफर्टेबल महसूस करते हैं बात करने में, यानी कि वो उस भाषा में बड़ी आसानी से बातचीत कर सकते हैं, जिसका नाम है हरियाणवी। आगे आप इसमें लिखते हैं कि इट इज़ देयर मदर और नेटिव लैंग्वेज, कि ये उनकी मातृ और स्थानीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज, जो कि उनके अपने परिवार से जुड़ी रहती है। बट लेकिन दे स्पीक हिंदी एज वेल, लेकिन वे हिंदी भाषा को भी बोलते हैं। दीज बोथ लैंग्वेजेज, ये दोनों भाषाएं मेक देम सेल्व्स कनेक्ट टू देयर कल्चर एंड सोसाइटी, जो दोनों भाषाएं हैं ये उनको अपने संस्कृति से और अपने समाज से मिलाती है, इसलिए वो इन भाषा को बोलते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, और वे अपना समय कैसे बिताते हैं, यानी कि जो आपके दादा दादी और जो बड़ी उम्र के जो रिश्तेदार होते हैं वे अपना समय कैसे बिताते हैं। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, और उनके साथ आप अपना समय कैसे बिताते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि माई ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर रिलेटिव, यानी कि जो मेरे दादा दादी हैं और बड़ी उम्र के जो रिश्तेदार हैं, डू मैनी ऑफ द थिंग्स टू मेक देम बिजी, वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। एंड टू स्पेंड देयर टाइम, और वो अपने समय को बिता लेते हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि फॉर दिस, इसके लिए, दे प्रे टू गॉड, वह भगवान से प्रार्थना करते हैं। रीड रिलीजियस एंड होली बुक्स, और वो धार्मिक और पवित्र किताबें पढ़ते हैं। वॉक इन द गार्डन, वो बगीचे में टहलते हैं, घूमते हैं। टॉक टू अदर्स ऑफ देयर सेम एज, और वो अपनी उम्र वाले लोगों से बातें करते हैं। वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं। एंड मोस्ट ऑफ टाइम दे शेयर देयर लाइफ एक्सपीरियंस विद अस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज़्यादातर समय, दे शेयर देयर लाइफ एक्सपीरियंस विद अस, वो अपने जीवन के जो अनुभव है वो हमसे शेयर करते हैं, हमारे साथ बांटते हैं। एंड टेल अस, और फिर वो हमें बताते हैं मैनी स्टोरीज एंड आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, और फिर वो हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं और हमसे बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं। फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो तकनीकी है उससे संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड और कंपेयर ऑल दिस, और सारी तकनीकों का तुलना भी करते हैं विद देयर ओल्ड टाइम, अपने पुराने समय के साथ, एट्सेट्रा। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, कि आपके जितने भी अनुभव उन लोगों के साथ रहे जो कि आपके बड़ी उम्र वाले जो रिश्तेदार हैं, जैसे कि आपके दादा दादी हैं और भी जो बड़ी उम्र वाले जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ जितने भी आपके अनुभव रहे हैं उनमें से आपका सबसे पसंदीदा अनुभव कौन सा है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ऑल माई एक्सपीरियंस इज़ माई फेवरेट, कि मेरे सभी के सभी जो अनुभव है वो मेरे पसंदीदा है। विद देम, जो कि मुझे उनसे प्राप्त हुए हैं। बट मोस्ट कॉमन आई ट्रूली लाइक, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, व्हेन आई सिट विद देम, जब मैं उनके साथ बैठता हूँ। एंड दे शेयर लाइफ एक्सपीरियंस, और जब वो अपने जीवन के अनुभव मेरे साथ शेयर करते हैं विद मी। एंड टेल मी सो मेनी स्टोरीज, और मुझे वो बहुत सारी कहानी सुनाते हैं। आई गेट टू लर्न मच मोर फ्रॉम देम, मुझे उन सारी कहानियों से और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद आपके सामने है अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज समथिंग दैट एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट एंजॉय वॉचिंग यू डू। ऐसी कौन सी बात है, यानी कि ऐसा कौन सा कार्य है जो कि आपके परिवार में जो आपके बड़ी उम्र वाले जो रिश्तेदार होते हैं वो आसानी से नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन एंजॉय वॉचिंग यू डू, लेकिन जब आप उसी कार्य को करते हैं तो वो आपको देख करके आनंदित होते हैं, यानी कि खुश होते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि दिस आंसर इज़ वेरी सिंपल टू यू, यानी कि जो ये जवाब है देना बहुत ही आसान है, यानी कि इस जवाब को देना बहुत ही आसान है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, आवर करंट लाइफ इज़ फुल ऑफ मैनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़, यानी कि जो हमारा जो आधुनिक जो जीवन है, जो अभी की जो लाइफ है, उनमें बहुत सारी तकनीकी भरी हुई, यानी कि हमारा जो जीवन है तकनीकी से परिपूर्ण है। विच वर नॉट इन द टाइम ऑफ देयर चाइल्डहुड, जो कि तकनीकी जो उनके बचपन में या फिर उनकी जो यंग एज है, यानी जो उनके जवानी के दिन है उस समय नहीं थे। लाइक जैसे कि स्मार्टफोन, जैसे कि उनके समय में स्मार्टफोन नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, एंड वीडियो कॉल एट्सेट्रा, और वीडियो कॉल जैसी तकनीकी नहीं थी। दे यूजुअली आर सरप्राइज टू सी ऑल दिस टेक्नोलॉजी, और जब वे ये सभी जो तकनीकी इनको देखते हैं तो आमतौर पर बड़े हैरान हो जाते हैं इन सारी टेक्नोलॉजी को देख करके। अराउंड देम नाउ, जो कि वो अपने आसपास अब इन सारी तकनीकी को देखते हैं तो इनको देख करके वो बड़े हैरान हो जाते हैं। एंड और दे कैन नॉट यूज़ दैम ईजिली, और वो इन सब का प्रयोग आसानी से नहीं कर पाते। एंड डोंट यूज़ दैम, और वो इनका यूज़ करते भी नहीं हैं। बट लेकिन व्हेन वी यूज़ दैम, लेकिन जब हम इन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, दे इन्जॉय सीइंग अस यूज़ दैम, और वो हमें इन सारी तकनीकों का यूज़ करते हुए देखते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं।
उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि पार्ट नंबर 3 में है, जो कि आपके रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स में पार्ट नंबर 3 में आता है, जिसमें आपके सामने एक पैसेज है और उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि आपको जो पैसेज में दिए गए जो शब्द हैं उनसे उनको मैच करना है। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया, इसमें आपसे पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, कि जो नीचे जो आपके सामने जो पैसेज आप इनको पढ़िए, यानी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज यानी कि निम्नलिखित पैसेज को आप पढ़िए। यहाँ पर फॉलोइंग पैसेज का मतलब होता है निम्नलिखित पैसेज। मैच द हाईलाइटेड वर्ड, और जिन शब्दों को हाईलाइट किया गया है उन शब्दों को आप मिलान करेंगे, मैच करेंगे विद देयर मीनिंग्स, उनके अर्थों के साथ, गिवन इन द बॉक्स बिलो, जो कि यहाँ पर नीचे इस बॉक्स में दिए गए हैं। तो इसमें जो वर्ड्स आपके सामने हैं इन सारे वर्डों का मिलान, जो इनके शब्द हैं, जो उनका अर्थ है, उनसे आपको करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ लेते। तो इसमें लिखा हुआ है कि द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि प्रोटैगनिस्ट क्या होता है कि अगर आप कोई रोल यानी कि कोई नाटक बना रहे हैं तो उसमें जो मुख्य नायक होता है उसके रोल के लिए जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, और कास्टिंग होता है उसके लिए किसी व्यक्ति को चुनना। तो यानी कि जो प्ले का जो मुख्य नायक होता है, मुख्य जो रोल में होता है, उस व्यक्ति का जो चुनाव होता है ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले, जो कि हमारे स्कूल का जो एनुअल प्ले है उसके लिए, वॉज डन, यानी कि वो चुनाव किया गया, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट, बहुत सारी बहसबाजी के बाद, एज, क्योंकि मैनी गुड एक्टर्स हैड ऑडिशन फॉर द रोल, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कलाकारों ने उस रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था। वी हैड डिसाइडेड, हम डिसाइड कर चुके थे, यानी कि हम निर्णय ले चुके थे, टू प्रेजेंट एन एपिसोड, कि हम उस रोल का एक एपिसोड यानी कि एक भाग प्रस्तुत करने के बारे में डिसाइड कर चुके थे, फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक प्रेरणादायक कहानी से लेकर के। इट वॉज अ लाइफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, की जो ये कहानी थी ये एक बच्चों के जो समूह हैं उनके जीवन पर आधारित थी। वो वर्क जो कि काम करते थे विद द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी, जो कि ऐसे लोगों के साथ काम करते थे जो कि समूह में एक ही जगह रहते हैं, टू स्प्रेड लिटरेसी, वहाँ पर शिक्षा का प्रचार करने के लिए, एवरीडे, प्रत्येक दिन, वी रीच्ड स्कूल, की हर रोज़ हम स्कूल जाते थे, अर्ली, बहुत पहले, टू प्रैक्टिस विद द कंसंट्रेशंस, कि हम पूरे ध्यान केंद्रित करते हुए उस प्रैक्टिस को करने के लिए बहुत ही जल्दी स्कूल जाते थे। वी वेटेड ईगरली फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन, की हमने फाइनल प्रेजेंटेशन का जो इंतज़ार था बड़ी उत्सुकता के साथ किया, बड़ी बेसब्री से किया था। ऑल ऑफ अस, हम सभी, प्लेड आवर रोल इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर, कि हमने सभी ने अपना अपना रोल बड़े ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। वेरी कन्विंसिंग मैनर होता है बड़े सटीक तरीके से अपना अपना रोल निभाया। एज, क्योंकि आवर थिएटर टीचर, जो कि हमारे थिएटर के टीचर थे, हैड गाइडेड अस वेल, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, यानी कि हमारा उन्होंने निर्देशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पैसेज को बड़े अच्छे से समझ गए हैं। इसमें बताया गया है कि एक स्कूल है जिसमें एक एनुअल जो प्ले है उसकी तैयारी हो रही है, और उसमें जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मुख्य जो नायक है उसकी कास्टिंग हो गई, यानी कि उसके लिए एक कलाकार को चुन लिया गया है बहुत बड़े डिबेट के बाद, यानी कि बहुत बड़ी बहस के बाद में, और जो बहुत सारे जो अच्छे जो एक्टर थे उन्होंने ऑडिशन दे दिया है, और उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि एक प्रेरणादायक कहानी का एक भाग प्रस्तुत करने का हमने निर्णय ले लिया था, जो कि एक बच्चों के ग्रुप पर आधारित थी, जो कि कम्युनिटी यानी कि कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे जो कि शिक्षा को बढ़ाना चाहते थे, जो कि शिक्षा को फैलाना चाहते थे। हर रोज़ हम स्कूल जल्दी जाते थे और पूरे ध्यान केंद्रित होकर के, पूरा फोकस करके, कंसंट्रेशंस करके हम अपनी प्रैक्टिस करते थे। हमारा जो फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए जो इंतज़ार था वो बड़ा ईगरली था, यानी कि बड़ी उत्सुकता के साथ था, हम बड़े बेसब्र थे उसका इंतज़ार करने के लिए, और हमने अपना रोल निभाया बड़े अच्छे तरीके मैनर से, कन्विंसिंग तरीके से, बड़े सटीक तरीके से, क्योंकि जो हमारे थिएटर के जो गुरु थे उन्होंने हमें अच्छे तरीके से सिखाया था, यानी कि हमारा मार्गदर्शन अच्छे से किया था। अब यहाँ पर इसके आंसर के लिए आप इसमें लिखेंगे कि इन दिस कॉलम, यानी कि जो कॉलम आपके सामने लिखे गए हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, इसमें जो मिलान है, यानी कि एक तरफ वो जो वर्ड है जो कि वहाँ पर जो बॉक्स में दिया गया था उसके सामने उनका कोई मीनिंग है, तो उनको आपस में आपको मैच करना है। तो इसमें आपको लिखना है कि इन दिस कॉलम हियर इज़ मैच, के यहाँ पर मिलान है ऑफ द वर्ड्स, उन शब्दों का, विच आर गिवन इन द बॉक्स अबाउट, जो कि उस बॉक्स में ऊपर दिया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है एक्साइटेडली, यानी कि उत्सुकता के साथ, जिसका जो सेम वर्ड है ईगरली, यानी कि
बेसब्री के साथ, जिसको हम बड़ी उत्सुकता के साथ बड़ा इंतज़ार करते हैं, तो एक्साइटेडली का मतलब होता है ईगरली। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बिलीवेबल, यानी कि विश्वसनीय, जो कि सटीक, पूरे अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर कन्विंसिंग। इसके बाद है पॉइंट नंबर थर्ड, जिसमें पूछा गया है कि पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि ऐसे लोग जो कि खास एक ही क्षेत्र में रहते हैं। इसका सेम मीनिंग होता है कम्युनिटी, यानी कि समुदाय। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट डिस्कशन, यानी कि जो है डिस्कशन, जिसका सेम मीनिंग है डिबेट, यानी कि बहुत बड़ा विचार विमर्श, डिस्कशन जिसमें बहसबाजी की जाती है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, अ पार्ट ऑफ ए स्टोरी, यानी कि एक कहानी का हिस्सा, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे एपिसोड। उसके बाद नंबर 6 है फोकस, जिसका सेम मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ध्यान। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, मैन कैरेक्टर, यानी कि मुख्य चरित्र, यानी कि जो मुख्य कलाकार है, उसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8, यानी कि डायरेक्टेड, यानी कि हमें निर्देश दिया था, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं गाइडेड, जो कि हमारे थिएटर टीचर ने हमें गाइड किया था। तो जो सारे हैं एक दूसरे से आपने जो मिलान कर लिया, आप इसको अच्छे से समझें और सीखें। अब हम लेते हैं इससे अगला क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चंस है वो चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसमें आपकी समझ को चेक किया जाएगा कि आप कितने समझदार हैं। तो आप इसमें जो पहला जो क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे कि कंप्लीट द काउज, यानी कि जो इसमें जो कारण है, जिस तरीके से पॉइंट नंबर जो 1 है, इसमें आपको कारण को पूरा करना है, कारण को सोचना है, जिसका प्रभाव आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि कंप्लीट द काउज एंड इफेक्ट, यानी कि प्रभाव को और कारण को आपको पूरा करना है। टेबल गिवन बिलो, जो कि टेबल आपके सामने नीचे निम्नलिखित रूप से दी गई है। बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी, जो कि जो आपने एक कहानी पढ़ी है, दादी माँ की जो कहानी पढ़ी है, उसके पार्ट 1 में से लिया गया है। शेयर योर आंसर्स, और अपने आंसर को आप शेयर करेंगे विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने सहपाठियों के साथ और अपने टीचर्स के साथ आप उनको शेयर करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट पूछा गया है वो है कि आपको कारण बताना है, जिसका इफेक्ट यह है कि द मॉर्निंग पेपर अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम 1 डे लेट, यानी कि ये प्रभाव आपके सामने दिया गया है कि जो मॉर्निंग का जो पेपर था वो दिन में लेट आता था, और जो साप्ताहिक जो पत्रिका आती है वो एक दिन लेट आती थी। तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण आपके सामने बिल्कुल आसान है। जब हमने इस स्टोरी को पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि यहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं नहीं थी जैसे कि आजकल होती हैं, और यहाँ पर जो न्यूज़पेपर थे, जो पत्रिकाएं थे, वो एक बस में आती थी, जो कि काफ़ी टाइम लगा लेती थी। इसी वजह से जो सुबह का जो न्यूज़पेपर था वो दिन में मिलता था, और जो साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो एक दिन लेट आती थी। तो आप इसके कारण में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप इसमें लिखते हैं कि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो यातायात का जो सिस्टम था, वाज वेरी पुअर, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था इन द विलेज। तो इसी वजह से जो सुबह का जो पेपर है और जो मैगजीन है बहुत ज़्यादा लेट मिलते थे। अब इसके अंदर आपके सामने जो पॉइंट 2 है, इसमें काउज देखा हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको बताना है, यानी कि इसका प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या है। तो इसमें जो काउज नंबर 2 वो है कि द ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, की जो दादी है वो कभी भी स्कूल नहीं गई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दादी के स्कूल न जाने का प्रभाव उनके जीवन पर क्या पड़ा। तो आप इसके प्रभाव में लिखते हैं कि शी कुड नॉट रीड, कि वो पढ़ नहीं पाती थी, एंड डिपेंडेड ऑन द नरेटर, और वो हमेशा जो इस कहानी के जो नरेटर यानी कि अपनी जो पोती है उस पर ही आश्रित रहती थी, टू रीड द स्टोरी पढ़ने के लिए, ऑफ काशी टू हर एवरी वीक, हर सप्ताह अपने लिए काशी यात्रा की जो कहानी है उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए वे अपनी पोती पर ही डिपेंड रहती थी। अब इसके बाद आपके सामने पॉइंट नंबर 3 में इफेक्ट यानी कि प्रभाव दिया गया है कि शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस इट विद हर फ्रेंड्स, कि जो दादी थी कि जब वो काशी यात्रा की कहानी को जान लेती थी, उसके एपिसोड्स को जान लेती थी, तो वो इस स्टोरी को अपने दोस्तों मित्रों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्कस किया करती थी। तो इसका कारण क्या था? तो इसके कारण में आप लिखेंगे। तो इसके कॉज में आप लिखते हैं कि द ग्रैंड मदर आइडेंटिफाइड डीपली विद द प्रोटैगनिस्ट ऑफ काशी यात्रा एज शी टू हैड नेवर गॉन टू काशी। तो यानी कि जब वो काशी की जो कहानी अपने पोती के द्वारा सुनती थी, तो उसमें जो उसके जो मुख्य किरदार थे, यानी कि जो उसकी नायिका थी, जिसको यहाँ पर नाम लिखा गया प्रोटैगनिस्ट, जो कि काशी यात्रा की कहानी में रहती थी, तो वो उसको अपने से आइडेंटिफाइड क्या करती थी, वो उससे अपने से परिचित क्या करती थी एज, क्योंकि शी टू नेवर हैड गॉन टू काशी, क्योंकि वह भी कभी भी काशी नहीं गई थी। आगे आप इसमें लिखेंगे एंड द नरेटर रेड एवरी एपिसोड टू हर, और जो उनकी पोती है जो कि इस कहानी की नरेटर है वो उनके लिए हर एपिसोड को पढ़ करके सुनाती थी।
और उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 जिसमें आपके सामने कारण लिखा हुआ है, तो इसका प्रभाव आपको बताना है। तो कारण यह है कि द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक, कि जो इस कहानी में जो नरेटर यानी कि जो पोती वो एक सप्ताह के लिए किसी शादी में चली जाती है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, तो इसके प्रभाव में आप इसमें लिखते हैं कि द ग्रैंड मदर मिस द एपिसोड ऑफ काशी यात्रा, कि उस दौरान जो दादी हैं उनको जो काशी यात्रा के जो एपिसोड्स थे जो कि वो हर सप्ताह अपनी पोती से सुना करती थी, उनको बहुत याद करती थी। एंड फेल्ट हेल्पलेस, और अपने आप को असहाय और बहुत ही कमज़ोर महसूस करती थी। शी वॉज फाउंड वीपिंग, और उनको रोते हुए पाया गया। व्हेन द नरेटर रिटर्न, कि जब पोती वापस आई थी तो उनको रोते हुए पाया गया, यानी कि दादी रो रही थी। इसके बाद नंबर 5 में आपके सामने प्रभाव लिखा है, तो आपको इसका कारण बताना होगा। प्रभाव यह है कि द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, की जो दादी वो कभी भी स्कूल नहीं गई। तो इसका कारण क्या था, तो इसके कारण में आप यहाँ पर लिखते हैं कि इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों, एजुकेशन वाज नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स, की उन दिनों यानी कि जब दादी छोटी थी तो उन दिनों की बात है कि जो शिक्षा है लड़कियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझी जाती थी। एंड शी लॉस्ट हर मदर अर्ली, और छोटी आयु में वो अपनी मदर को भी खो चुकी थी। तो इसके सामने पॉइंट नंबर 6 में आपके सामने कारण है, तो इसका प्रभाव आपको बताने। तो कारण यह है कि यानी कि काउज यह है कि द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल ना जाने की वजह से दादी माँ को पछतावा हुआ, वो पछताई। तो इसका जो प्रभाव है वो क्या है, तो इसके प्रभाव में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके प्रभाव में आप यहाँ पर लिखते हैं इसका इफेक्ट क्या है कि शी मेड श्योर, कि उन्होंने इस बात को निश्चित किया दैट हर ऑल चिल्ड्रन स्टडीड वेल, कि उनके सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। एंड शी स्ट्रांगली डिसाइडेड टू लर्न टू रीड हरसेल्फ, उन्होंने खुद से यानी कि खुद से ही पढ़ने लिखने के लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिया। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, कि क्या आपको लगता है कि नरेटर को ये आशा थी कि वो अपनी दादी को रोती हुई अवस्था में देखेगी, व्हेन जब शी रिटर्न टू विलेज, जब वो गांव वापस आएगी। इफ़ यस वाई, कि अगर आपका जवाब है हाँ तो क्यों, अगर आपका जवाब है नहीं इफ़ नो देन वाई नॉट, तो क्यों नहीं।